सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि एडवांसेस में सेगमेंट कौन से होते हैं? जो एडवांसेस है, अगर एडवांसेस को हमें समझना है तो एडवांसेस में सेगमेंट, एडवांसेस के सेगमेंट कौन से हैं? आप लोगों ने जो भी आंसर दिए हैं उन आंसरों को मैं साइड में रखते हुए मैंने सेगमेंट पूछे थे, लेकिन जो आपने आंसर दिया तो अलग अलग आंसर आया। तो सेगमेंट पहले बात है, जो आपका कैटेगराइजेशन है, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस सेगमेंट। अब आपका बेसिकली जो बिजनेस है, बैंक का जो बिजनेस है, वो एक तो है एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड lend इट टू पब्लिक। तो डिपॉजिट और एडवांस है। उसके अलावा बैंक का बिजनेस है रेमिटेंसेस है, कंसल्टेंसी है और एजेंसी सर्विसेज है। और आजकल तो आपको पता है बैंक क्या कर रहा है, आधार भी कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी भी सेल कर रहा है। ठीक है, तो आजकल तो बैंक का बिजनेस बहुत ब्रॉड हो गया। अब ये जो बिजनेस है, जितने टाइप का बिजनेस बैंक कर रहा है उसको सेगमेंटाइज किया हुआ है। तो सेगमेंट होते हैं, पहली बात फोर सेगमेंट हैं। चाहे आप डिपॉजिट की बात करें, चाहे एडवांसेस की बात करें, चाहे रेमिटेंस की बात करें, चाहे कंसल्टेंसी की बात करें, चाहे एजेंसी की बात करें, आधार की बात करें या आप इंश्योरेंस की बात करें, यानी जो भी आपसे सर्विसेज लेने आ रहा है वो आउट ऑफ दीज फोर कैटेगरी में से कोई एक है। ठीक, तो अभी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सेगमेंट कौन से, तो सेगमेंट में मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ। पहला सेगमेंट है आपका पर्सनल सेगमेंट। ठीक है, दूसरा सेगमेंट है आपका एग्रीकल्चर और तीसरा है एसबीएफ और फोर्थ है C&I। C&I की फुल फॉर्म कई बार आप लोग गड़बड़ करते हो, कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल। कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल। तो कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो वो बिजनेस जो होगा आपके इनमें से कोई होगा। जैसे मान लिया हमने, अगर एग्जांपल करते हैं केसीसी दिया, तो आपको क्लियर कट का पता है कि केसीसी जो देते हैं वो किस बिजनेस सेगमेंट का देते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, आपको पता है कि आपने कार लोन दिया, तो कार लोन किस में आएगा, पर्सनल सेगमेंट में आएगा। आपको पता है कि बहुत बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को लोन दे दिया, वो आएगा आपका कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो पूरा क्वेश्चन जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, एडवांसेस में पूरा बिजनेस सेगमेंट पे डिवाइड है और सेगमेंट जो है फोर है, जिसमें से ये टू जो प्योर सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं बिजनेस या ट्रेडिंग। आप समझ लीजिए, बिजनेस या ट्रेडिंग। अब आप कहेंगे बिजनेस तो यहां भी लिखा हुआ है, ये बिजनेस जनरलाइज टर्म है कि बैंक बिजनेस क्या करता है, लेकिन बैंक जब बिजनेस करता है तो कुछ ऐसे लोगों के साथ भी डील करता है जो नो बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। अब नो बिजनेस एक्टिविटी से मतलब हो सकता है वो सैलरीड क्लास हो, हाउस वाइफ्स हो। फिर सेकंड कैटेगरी में ऐसी बिजनेस कैटेगरी जो केवल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करती है। इंडस्ट्री से मतलब एग्रीकल्चर का फार्मिंग करती है, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी करती है। ठीक, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एडवांसेस का ये हुआ। ठीक, एसबीएफ क्या होता है सर? स्मॉल बिजनेस फंड। सर एसबीएफ एंड C&I को अब एसएमई में नहीं कन्वर्ट कर दिया है शायद, अब ऐसा नहीं है क्या? जो आपने बात बोली है वैसे मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा एलोबरेशन दूंगा आपको तो शायद ये बात क्लियर हो जाएगी। अब मीणा जी का जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, और क्वेश्चन जेन्युइन है इसलिए मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। इनका कहना यह है कि जो एसबीएफ है
एसबीएफ को क्या वो मिक्स कर दिया गया ऐसा कुछ? तो अब मैं बताता हूं आपको। आपका एमएसएमई एक्ट है, एमएसएमई एक्ट है, कब का है ये आपको आंसर करना है। एमएसएमई एक्ट में जो तीन वर्ड हैं वो है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने एंटरप्राइजेस अलग लिख दिया। बिल्कुल, एंटरप्राइजेस अलग लिखने का मतलब है कि कोई भी एंटरप्राइजेस या तो माइक्रो है, या स्मॉल है, या मीडियम है, और नहीं तो 4 नंबर क्या है? लार्ज है। 4 नंबर क्या है? लार्ज है। और जैसे ही हम लार्ज लिख रहे हैं तो इट इज कमिंग टू सी एंड आई। अभी मेरे ख्याल से आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा मीना जी। ठीक है, बाकी सब लोग भी सुन लीजिए बहुत ध्यान से कि एसबीएफ में, स्मॉल बिजनेस फंड में, हमारे कौन कौन से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज आते हैं, और सी एंड आई में लार्ज एंटरप्राइजेस, एंटिटी, कंपनी, इस तरह का कोई भी चीज है वो आते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और होती है, जो बिजनेस इंडस्ट्री होती है वो फिर उसमें एक इंडस्ट्री होती है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो आपकी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें बोलते हैं कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहां पर स्मॉल स्केल में प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसको हम एसएसआई बोलते हैं। और अगर हम इस एसबीएफ को पहचानना चाहें तो हम इसीलिए इसको एसएमई भी बोल देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोल देते हैं, एसएमई भी बोल देते हैं। ठीक है, एमएसएमई भी बोल देते हैं। तो ये सब एक ही वैरायटी है। और मैंने क्वेश्चन पूछा था एमएसएमई डी एक्ट 2006 का है, जेआईबी वाले और सीआईबी वाले। एमएसएमई डी एक्ट से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एमएसएमई डी एक्ट आपके जो है बी मॉड्यूल में है पीपीबी के, और जो सीआईबी है उसका जो एबीएम का डी मॉड्यूल है उसमें है। और छोटा सा एक्ट है, कभी डिस्कस करेंगे इसको। ये हमारा कैटेगराइजेशन हुआ। और ये दो जो कैटेगरी हैं, ये दो कैटेगरी बिल्कुल सेपरेट है, ये दो कैटेगरी बिल्कुल वो है। तो इसका मतलब ब्रॉडली हम कहेंगे जो कैटेगरी है 1, 2 और 3 है। ये 3 कैटेगरी को हम लोग बिजनेस या ट्रेडिंग या सर्विसेज में ले लेते हैं। ठीक है, पर्सनल वो होता है जो नो बिजनेस एक्टिविटी करता है, एग्रीकल्चर होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि गोल्ड लोन का सेगमेंट क्या है। मैंने गोल्ड लोन दिया ब्रांच ने, तो वो किस सेगमेंट में आएगी? पर्सनल पर्सनल सेगमेंट। यदि एग्री में दिया है तो एग्री में भी अलग एग्री में दिया है तो एग्री का होगा, यदि पी का दिया है तो पी का होगा सर, दोनों And now segment- in पर्सनल SBI एग्री दोनों में जाता है। चलो, ये मैं इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि इफ उसने एग्रीकल्चर लोन, किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने या आप ऐसे बोल दीजिए फार्मर ने गोल्ड लोन लिया, और गोल्ड लोन ले करके उसने क्रॉप में पैसा लगाया, तो वो आ जाएगा एग्री में। ठीक है, और अगर उसने डॉटर की मैरिज में लगाया तो आ जाएगा वहां पे पर्सनल में। ठीक है, और अदरवाइज दूसरी कैटेगरी है, अगर हम ऐसे कहें कि कोई ट्रेडर है, उसने भी गोल्ड लोन लिया, तो उसके भी दो पर्पज है। जो गोल्ड लोन का ट्रेडर है, गोल्ड लोन लिया जिसने ट्रेडर ने, तो वो हमेशा किस में कैटेगराइज होता है? पर्सनल में। केवल एक वेटेज दी हुई है, एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर अगर गोल्ड लोन लेता है और फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप या अलाइड एक्टिविटी, तो उस कंडीशन में उसको एग्रीकल्चर सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है,
आपका जब भी बिजनेस रिपोर्ट होता है, जो आपके ब्रांच की मंथली रिपोर्ट होती है, तो एक तो रिपोर्टिंग की बात आई, रिपोर्टिंग। एक बात आती है टारगेट। तो टारगेट जब भी आपका बजट फाइनल होता है, हर जो ब्रांच का बजट है वो मार्च वगैरह में बीच में मिड में फाइनल होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आमतौर पर क्या करते हैं, टारगेट में 10 से 20% की क्या इंक्रीज दे देते हैं। ठीक है, एनपीए में क्या दे देते हैं, डिक्रीज दे देते हैं। ठीक है, आपने कहा एनपीए जो है अभी 6 है, 6 से लेकर के उन्होंने कहा 4.5 तक लाना है। ठीक है, इस तरह का ये सिस्टम चलता है। तो आपका बिजनेस को रिपोर्ट आपने करना है, आपके बिजनेस को टारगेट मिलता है, और फिर प्लस या माइनस। तो जब आपकी रिपोर्टिंग जाती है तो रिपोर्टिंग इन सेगमेंट पे जाती है। कैसे जाती है देखो, उसने बोला सेगमेंट, यहां बोला नंबर ऑफ अकाउंट। नंबर ऑफ अकाउंट का मतलब आपने कितने अकाउंट खोले। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग या डिसबर्समेंट। बेसिकली डिसबर्समेंट होता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का तो ऐसा है कि अगर मान लिया आपने किसी को अप्रैल में लोन दिया, उसका 5-6 महीने में उसने 20% रिपे कर दिया, तो आपको कम हो जाएगा। तो टारगेट डिसबर्समेंट के होते हैं, और फाइनल जब आपका 31 आता है तो एक और टारगेट होते हैं, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग के। आउटस्टैंडिंग के जो टारगेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब आपकी ब्रांच का ऐसे पाई चार्ट बनता है तो पता लगता है कि इतने % आपने प्रिपेयर किया, इतने आपने एग्री किया, इतना आपने ऐसे एसबीएफ में किया या एसएमई में किया। ठीक है, और इतना आपने C&I में किया। तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी ब्रांच का परफॉर्मेंस देखा जाता है। अगर आपकी C&I ब्रांच है तो वहां पर सिर्फ कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल के ही अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने बताया आपको सेगमेंटेशन, कि कोई भी एडवांसेस का बिजनेस है तो उसका सेगमेंटेशन बताया। अब मैं बताऊंगा फैसिलिटी। तो फैसिलिटी की बात करें तो एडवांसेस में कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है। डिमांड लोन सर, टर्म लोन, कैश ठीक है, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, टर्म लोन, बिल्कुल ठीक, ओवरड्राफ्ट, और गारंटी, सीसी, हम्म, ओसीसी, ओसीसी, वर्किंग कैपिटल, सीसी। नॉन फंड वर्किंग बेस सर, कैपिटल, नहीं, नॉन फंड वो अलग बेस, क्राइटेरिया है, वो अलग क्राइटेरिया है। पर्सनल लोन, नहीं, अब जैसे आपने यहां मैंने बोला कि फैसिलिटी, तो फैसिलिटी पर्सनल लोन नहीं है। एलसी, क्या बोला, सर एलसी, एलसी, सर एलसी, एलसी, एलसी। एलसी जो है वो हाँ सर, फैसिलिटी में नहीं आके हम उसको अभी कैटेगराइज करेंगे दूसरे एस्पेक्ट में। उसको हम करेंगे इस तरह से, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। ये भी एक क्राइटेरिया है बिजनेस का, नॉन फंड बेस्ड। मैंने अगली स्लाइड में लिख दिया है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी तरह की ये फैसिलिटीज हो गई। ठीक, इसके साथ में आपको बिल फाइनेंसिंग भी होती है। बिल फाइनेंसिंग होती है, कई बैंकों में चेक परचेज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चेक परचेज। ठीक, तो ये एडवांसेस हो गया, एडवांसेस में फैसिलिटी आ गया। अब आता है आपका नेक्स्ट, उसमें स्कीम्स। स्कीम्स क्या होती हैं आपके, स्कीम्स कुछ इस तरह की, पर्सनल लोन स्कीम, ठीक है, व्हीकल लोन। ये तो बहुत सारा है सर। नहीं नहीं, बहुत सारा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, अभी बताएंगे आपको। पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, चलो बहुत सारा, आप ही बताइए और कौन सा है। गवर्नमेंट स्कीम्स, हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन, वेरी हाउसिंग गुड। लोन सर बोलिए बोलिए, बहुत एजुकेशन सारा लोन, बताइए ना। सर गवर्नमेंट स्कीम, एजुकेशन लोन, लोन, और बताइए। सर गवर्नमेंट स्कीम,
नहीं, गवर्नमेंट स्कीम हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। जो और होते हैं सर, डॉक्टर प्लस व्हीकल लोन, डॉक्टर प्लस पर्सनल नहीं, लोन, वो बैंक की हॉलीडे स्कीम्स लोन। है। वो गोल्ड लोन अगर वो क्या है, सेगमेंट के हिसाब से अलग स्कीम्स है। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, कंज्यूमर लोन है, हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, और मैं लिख रहा हूँ देखिए ट्रेडर लोन है। अब ट्रेडर लोन में डॉक्टर प्लस स्कूल प्लस सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस एग्रीकल्चर लोन सर, हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केसीसी लोन, केसीसी, ठीक है, केसी गोल्ड लोन, केसीसी। गोल्ड हाँ, लोन। गोल्ड लोन को हम चलो गोल्ड लोन भी कर देते हैं। और गोल्ड लोन के साथ एक चीज स्पेशल रह गई, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। सर वन मोर, हाँ एक बोलिए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी होता है सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम इसको यस करते सर, थे यहाँ पे, चलो LAP बोल दिया, यस लोन सर। अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और बताइए। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दे देगा ना नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो देंगे तो इसी में से कुछ ना। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप काय के लिए दे रहे हैं? या तो आप ट्रेडर लोन कोई दे रहे हैं उनको, और यहाँ पर हम बोल देते हैं एलाइड स्कीम में क्या होगा, एलाइड। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कोई एलाइड का लोन लेगा, ठीक। अच्छा, अब इनको जरा लिंक करते हैं हम लोग, इनको हम लिंक करते हैं, देखिए कैसे लिंक होंगी है। हाँ, अब पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन किस फैसिलिटी में दिया जाता है जरा अब कहाँ से बताएंगे आप? चलो, पर्सनल लोन हम या तो टर्म लोन के स्टाइल में दे सकते हैं, या पर्सनल लोन हम डिमांड लोन के स्टाइल में दे सकते हैं, या पर्सनल लोन हम OD स्टाइल में दे सकते हैं। व्हीकल लोन की बात करेंगे तो व्हीकल लोन टर्म लोन में होता है। कंज्यूमर लोन की बात करेंगे तो दैट इज डिमांड लोन एंड टर्म लोन। हाउसिंग लोन की बात करेंगे तो अगेन हाउसिंग लोन, टर्म लोन और OD में भी मिलना है। लैब की बात करेंगे, वो भी दोनों में मिल सकता है, लोन अगेंस्ट मॉर्गेज प्रॉपर्टी है। एजुकेशन लोन की बात करेंगे तो टर्म लोन में मिल रहा है। ट्रेडर लोन की बात करेंगे तो ट्रेडर लोन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो आ रहा है कि ट्रेडर लोन या तो CC में और या फिर टर्म लोन मिलेगा। KCC की बात करेंगे CC में। गोल्ड लोन की बात करेंगे तो या तो गोल्ड लोन डिमांड लोन या आपका OD के फॉर्म में मिल जाता है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की बात करेंगे, डिमांड लोन मिल जाएगा, OD मिल जाएगा। एलाइड की बात करेंगे तो टर्म लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये किस स्कीम में कौन सी फैसिलिटी में लोन दिया जा रहा है, इस तरह से बाइफर्गेशन करते हैं उसको। किस फैसिलिटी में कौन सा लोन दिया जा रहा है उसको बाइफर्गेट इस तरह से करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे जहां लिखा हुआ है सर, फंड बेस्ड सर एक लिमिट। डाउट है सर। सर बोलिए। सर एक डाउट है सर। सर ये OD और CC का दोनों का अंतर क्या है सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, OD बोलते हैं CAOD को, करंट अकाउंट OD। और CC के लिए मैंने आप स्पेशल देखेंगे कि पर्सनल सेगमेंट वाले को मैंने CC नहीं दिया। CC 2 सेगमेंट को दिया, एक एग्रीकल्चर को और एक बिजनेस को। तो ये भी एक तरह का सिक्योरिटी अगेंस्ट लिमिट है, ये भी एक तरह का सिक्योरिटी अगेंस्ट लिमिट है, लेकिन जो CC होता है वो या तो ट्रेडर को या एग्रीकल्चरिस्ट को ही मिलता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड वो फैसिलिटी होती हैं इमीडिएट बैंक्स फंड आर इन्वॉल्व, यानी बैंक का पैसा उसी समय पार्टी यूज करती है। इसमें क्या होता है, इन फ्यूचर इफ
invoked or party failed to pay or complete the promise। ठीक है, इसमें आपके आते हैं एलसी, गारंटी मेन है, और इसमें आपके आते हैं जितने भी हमारे लोन थे सारे, डीएल, टीएल, सीसी, ओडी, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप लोग बताइए कि अगर सीसी लिमिट दी गई किसी बिजनेस वाले को, तो फंड बेस्ड है या नॉन फंड बेस्ड है? फंड बेस्ड। फंड बेस्ड है, पर हाँ, सर। उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सीसी लिमिट दी गई यानी उसको लिमिट अभी सैंक्शन की गई है, तो जितना फंड वो ले जाएगा तभी वो उसको आगे माना जाएगा कि हाँ उसने ले लिया। ठीक, तो फंड बेस्ड में जहां पे इमीडिएट बैंक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है उसे फंड बेस्ड बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड कैसी फैसिलिटी है? क्रेडिट कार्ड भी फंड बेस्ड है। अच्छा, इसी पे बात ध्यान आया कि क्रेडिट कार्ड जो है आउट ऑफ रीच कौन सी फैसिलिटी होती है? क्रेडिट कार्ड, आप लोग चैट में आंसर करिए क्योंकि बोलने में गड़बड़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड इनमें से कौन सी फैसिलिटी है? सीसी, विनोद कुमार, विनोद अहिरवार जी भी सीसी बोल रहे हैं। देखिए, सीसी जो है वो ट्रेडर लोन और केसीसी में दी जाती है। क्रेडिट कार्ड अगर पर्सनल या सैलरीड को या किसी को भी दिया जा रहा फॉर द इंडिविजुअल पर्पज, तो क्रेडिट कार्ड ओडी लिमिट है। अगर ट्रेडर को क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है तो आप सीसी लिमिट की तरह उसको थोड़ा सा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का पर्पज सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होता है। ठीक, और ऐसा भी कह सकते हैं जैसे आपने सुना होगा कि जनरल क्रेडिट कार्ड, जीसीसी बोलते हैं, कई बैंकों में इसी नाम से स्कीम चलती है, या एसएमई क्रेडिट कार्ड, एसएमई क्रेडिट कार्ड। तो ये जो भी बिजनेस पर्पज के क्रेडिट कार्ड हैं तो वो सीसी कैटेगरी में आप ले सकते हैं। अदरवाइज पी सेगमेंट में इसको हम नॉर्मली बोलते हैं ओडी कैटेगरी, ओवरड्राफ्ट। कुछ लोगों ने रेज हैंड किए हुए हैं, बोलिए। सर वर्किंग कैपिटल और सीसी एक ही होता है सर, या डिफरेंस है दोनों बहुत में? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ ऐसी चीजें, एक्चुअली मैं इस समय बुक से नहीं पढ़ा रहा, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके पढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल ठीक आपका क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो अगर बैंक प्रोवाइड करता है तो वो फैसिलिटी को ही हम सीसी भी बोलते हैं। यानी वर्किंग कैपिटल सीसी फैसिलिटी से प्रोवाइड करता है, और जो नॉर्मल कैपिटल प्रोवाइड करता है वो टर्म लोन से। तो इसको भी थोड़ा सा हम एलोबरेट कर लेते हैं। देखिए, बैंक को जब पर्पज होता है, सपोज कीजिए प्रोजेक्ट उसने कहा कि मेरे इस बिजनेस में 10 लाख रुपीज लगेंगे। इन 10 लाख रुपीज में उसने बोला कि मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, ठीक है, और आपका काउंटर बनवाना है, काउंटर समझे, सेल काउंटर बनवाना है, और मशीन लेनी है। अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये क्या है, रनिंग या रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग टाइप के एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनके लिए जो फैसिलिटी देते हैं वो सीसी देते हैं। और ये जो रिकरिंग टाइप एक्सपेंसेस होते हैं इन्हीं को हम वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल
एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर हम बात करें काउंटर या मशीन बनाने की, तो काउंटर या मशीन अगर बनाने की बात करें तो काउंटर और मशीन में जो भी काम होगा वो उसके फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट के लिए जो लोन दिया जाता है वो टर्म लोन के लिए आता है। और अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल हमारी पूरी आती है, इसको बोलते हैं कंपोजिट लोन। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा कि उसको कंपोजिट लोन दिया हुआ है। कंपोजिट Yes, लोन में एक ही लोन डॉक्यूमेंट भरा जाता है जिसमें वो ये भी लिखते हैं कि टर्म लोन इतने का दिया और सीसी इतने का दिया। ठीक है, अब ये जो कंपोजिट लोन होता है इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको और इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि किसी शॉपकीपर ने सिर्फ इस आइटम के लिए लोन लिया आपसे, किसी शॉपकीपर ने अगर सिर्फ इस आइटम के लिए लोन दिया है, तो वो लोन जो है, किसी आइटम को वो दिया है, तो ये लोन जो है सिर्फ और सिर्फ टर्म लोन कहलाएगा। और किसी ने सिर्फ सीसी लिमिट बनवाई है तो वो लोन सीसी कहलाएगा। लेकिन किसी ने दोनों के लिए लोन लिया हुआ है तो उसको दो तरीके से किया जाता है। कुछ बैंक क्या करते हैं, एक अकाउंट टर्म लोन का खोलते हैं और एक अकाउंट सीसी का खोलते हैं, और इसका तो लोन दिया सपोज कीजिए लेट्स से 6 लाख, और इसका दे दिया मान लिया 4 लाख। तो वो क्या करेंगे, 4 लाख की लिमिट 4 लाख की लिमिट तो यहाँ बना देंगे, ठीक है, और 6 लाख का टर्म लोन देंगे। 6 लाख के टर्म लोन में आप हर महीने क्या करते जाएंगे, ईएमआई करेंगे, और सीसी लिमिट में आप कभी निकालेंगे और कभी आप डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे ओवरऑल लिमिट के अंदर। बट टर्म लोन में क्या होता है कि वन टाइम डेबिट होता है और क्रेडिट लगातार होता रहता है और बैलेंस डाउन होके जीरो आता है। इसमें बैलेंस जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। प्लस से मतलब है क्रेडिट में भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है, जीरो बैलेंस भी हो सकता है। तो सीसी लिमिट की ये खूबी है। थोड़ा सा कंपोजिट लोन की बात कर लेते हैं। जो कंपोजिट लोन कैसे फंक्शन करता है, कंपोजिट लोन में सपोज कीजिए अभी हमने पहले ही देखा कि 4 + 6 का दिया गया, यानी उसके अकाउंट में एक 4 लाख का डेबिट हो गया और एक 6 लाख का डेबिट हो गया। तो जब ये दोनों डेबिट हुए तो बैलेंस कितना हो गया उसका, 10 लाख। ठीक है, अब सपोज कीजिए उसकी ईएमआई जो टर्म लोन पर्पज है, टर्म लोन के लिए 10,000, लेट्स से कितनी है, 10,000। तो क्या होगा, हर महीने 10,000 उसकी, यहां मैं लिखता हूं डीपी। डीपी का मतलब होता है ड्रॉइंग पावर। ड्रॉइंग पावर मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डीपी, व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसको हम बात करेंगे। चलो देखते हैं कुछ और चीजें इसमें। तो ड्राइंग पावर क्या होती है, इनिशियली तो 10 लाख की हो गई। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि अगर हमने ये फैब में कोई एडवांस दिया है तो मार्च में इसका डीपी कितना हो जाएगा, 9,90,000 हो जाएगा। इट मींस कि ड्यूरिंग मार्च कि जो भी क्रेडिट और डेबिट होंगे, लेकिन कभी भी डेबिट या क्रेडिट के बाद बैलेंस इससे क्या रहेगा, कम रहेगा या इसके इक्वल रह सकता है, ज्यादा नहीं जा सकता। ये जो बैलेंस है, जैसे कभी उसका बैलेंस हो सकता है कि 950 हो जाए, कभी 4 हो जाए। ठीक है, इसमें जो है 6 से कम नहीं आएगा कभी। क्यों नहीं कम आएगा 6 से कभी, क्योंकि टर्म लोन जो है ना भाई, ये जो टर्नओवर कर रहा है सीसी का काम तो सिर्फ 4 लाख के लिए कर रहा है। तो पहले महीने में सपोज कीजिए मार्च में 6 बैलेंस रहा उसका, चल सकता है। अब अप्रैल में उसने 3 लाख का एक चेक डेबिट मार दिया,
तो 9 लाख हो सकता है। फिर 80,000 का और चेक लगा दिया, 980 हो सकता है। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया उसने, तो आपको पता है कि मंथ में उसका जो बैलेंस दिखना चाहिए वो 980 हो सकता है। ठीक। अब आपने पूछा कि क्या स्टाफ ओडी कंपोजिट है। अगर उसमें प्योरली ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं तो वो सीसी है, और रिड्यूसिंग बैलेंस हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट है। लेकिन कंपोजिट लोन की एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है? कि कंपोजिट लोन में टर्म लोन का पर्पज है एसेट क्रिएशन। तो एसेट क्रिएशन से मतलब ये है कि आपको बिल वगैरह सबमिट करने हैं। लेकिन जो स्टाफ ओडी होता है वो उसमें क्या होता है, बिल सबमिट नहीं होता है। तो वो प्योरली क्या है, एक ओडी अकाउंट है, ओडी अकाउंट विद रिड्यूसिंग डीपी। रिड्यूसिंग डीपी ऐसा इसलिए क्या था कि आपकी जो रिटायरमेंट की एज हो तो उससे पहले ये अकाउंट लिक्विडेट हो जाए। जैसे मान लिया आपको 15 लाख की दी गई, यहाँ पर ओडी दी गई, ठीक है। कई बैंक इसका नाम सीसीओडी रखते हैं। हाँ, तो ओडी दी गई तो हर ओडी में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करती रहिए, लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर उन्होंने 10,000 का रिड्यूसिंग रखा हुआ है, रिड्यूसिंग डीपी, तो आपकी जो बैलेंस है वो 4090 से क्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या कह सकते हैं कम या बराबर होनी चाहिए। अभी क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। चलो और आगे, हम वहां पे पीछे थे कि मैंने बताया था, मैं अभी आपको ये बताऊंगा, और वो बोला था मैंने ये डीपी लिमिट और आउटस्टैंडिंग, इसको ध्यान से सुनिएगा। डीपी लिमिट आउटस्टैंडिंग। लिमिट क्या होता है? सैंक्शनड अमाउंट और डॉक्यूमेंट अमाउंट। डॉक्यूमेंट अमाउंट का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट में फिल्ड किया गया है, ठीक है। डीपी क्या है? मे चेंज टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, अंडर लिमिट, अंडर लिमिट। इसका मतलब यह है कि आपका कभी भी डीपी लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, तो मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूं, ये है डीपी, ठीक है, और उससे ऊपर मैंने लिख दिया लिमिट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट बड़ा है। अब आपको आंसर करना है कि जो आउटस्टैंडिंग है, मैं इसमें 3 केस लिखूंगा रेड कलर से, आपको बताना है कि कौन सा वाला एग्री हो सकता है नहीं। आउटस्टैंडिंग लिमिट से भी ऊपर चला गया, आउटस्टैंडिंग डीपी और लिमिट के बीच में है, आउटस्टैंडिंग आपका डीपी के बराबर है, आउटस्टैंडिंग आपका डीपी से कम है। इनके मैं नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4। आउट ऑफ दीज 4 केसेस कौन सा पॉसिबल नहीं है आउटस्टैंडिंग में? बोलिए। 4 नंबर सर। I want to know the difference between term loan and demand loan. ओके, ये मैंने मिस कर दिया था, अभी बताता हूं मैं आपको। डिमांड लोन एंड टर्म लोन में डिफरेंस बताओ, ठीक है। चलो ये बताओ मेरे को इसमें आंसर तब तक कि 1 2 3 4 केसेस में कौन सा पॉसिबल नहीं है।
कोई भी लोन सर डीपी Maybe से three is not possible, sir. कौन सा 3? Three, number 3. डीपी से नीचे सर नहीं हो सकता। सर सारे हो सकते हैं जो 4 नंबर होगा सर, 4 नंबर पॉसिबल नहीं है। क्यों? ऑल पॉसिबल। आपने बैंक ने आपको जो है 10 लाख का दिया हुआ, आपके बैलेंस में जो है केवल 2,000 रुपए निकले हुए हैं। इवन आउटस्टैंडिंग में बी इन क्रेडिट होता है। जो लोग लिमिट यूज नहीं करते उनका सैलरी लिमिट में आता है, तो जिस दिन सैलरी आता है तो उस दिन क्रेडिट में बैलेंस रहता है, फिर धीरे धीरे करके वो डेबिट होता जाता है, फिर जाके वो 0 पे आता है, फिर वो वहां पे 1,000, 2,000, 10,000, 20,000। ठीक है। और जब आप लोग हमारा कोर्स खरीदते हैं तो उसमें जो है 80% हमको जो मैसेजेस आते हैं, जब वो अपना अकाउंट डेबिट का मैसेज देते हैं, तो अधिकतर लोगों ने ओडी यूज किया होता है, तो उनको एक जरूरत पड़ी तो ओडी का डेबिट हुआ उनका। और नॉर्मल कोर्स ऑफ डेली लाइफ में सैलरी सफिशिएंट होती है। जब भी हम कोई घर में कोई एसेट खरीदते हैं, कोई ये कोर्स खरीदते हैं, या एडिशनल कोई अमेजोन वगैरह पर कुछ खरीदते हैं, तभी हमारे को डीपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। चलो, एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने मिस किया था, मुझे बताना चाहिए था वहां पे। देखो, डिमांड लोन में whenever bank will demand loan amount you have to pay। और जितने भी सिक्योरिटी वाले अकाउंट होते हैं, कौन से वाले? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी वाले, यानी डिपॉजिट वाले। डिपॉजिट के अलावा आपका ये केवीपी एनएससी, कौन सा? केवीपी सर, किसान विकास पत्र, वो मैंने सब NSC, डिपॉजिट सिक्योरिटी में ले लिया। गोल्ड लोन, ठीक है। गोल्ड लोन भी आपका क्या होता है, इसमें रहता है। ठीक। और जो भी डिमांड लोन होते हैं उसमें वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मस्ट होता है, बताइए। डीपी नोट बिल्कुल, सर। बिल्कुल। डिमांड लोन जो भी होगा उसमें डीपी नोट लिया जाएगा। मैंने इसके बारे में पिछली कुछ क्लासेस में बताया था। डिमांड प्रोमिसरी नोट, जिसमें सर इसका 1 रुपये का स्टैंप लगता है। अच्छा, अब आप मुझे दूसरा नाम है बताइए। सर, कौन सा? बोल रहा था डीपी नोट का ही दूसरा नाम है L434। अच्छा, हाँ, बताता हूँ। कौन से बैंक में आप? और सर बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा है, हर बैंक ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट के स्टैंडर्ड नेम रखे हुए। अच्छा, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक में COS 229 बोलते थे, आजकल पता नहीं क्या बोलते हैं। वो उसका डीपी नोट, उस पर लिखा डीपी नोट ही रहता है सर, लेकिन उसका जो नंबर होता है ना, वो के ऊपर उसका हेडिंग लिखा है, लेकिन सबसे नीचे पेपर के सबसे नीचे देखना, कॉर्नर पर आता है सर। वो COS 49 हो गया, COS 251 हो गया सर, ऐसे रहते हैं। तो वो जो है वो उनके COS का मतलब होता है सर्किल ऑफिस स्टेशनरी डिपार्टमेंट। ठीक है। तो जहां जहां से स्टेशनरी छप के आती है उन्होंने डिवाइस किए हुए। ये बहुत रेलिवेंट नहीं है, इसलिए आप परेशान है। आपके प्रमोशनल एग्जाम में पूछ सकता है, प्रमोशनल एग्जाम में पूछेगा कि ऐसे समय में कौन सा वाला डॉक्यूमेंट लेते हैं। ठीक है। लेकिन इन जनरल बात करें तो डिमांड लोन में जब भी डिमांड लोन का डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें एक ऐसा कागज होगा जिसमें एक 1 रुपये का स्टैम्प पेपर, स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प लगा होता है, उसको डीपी नोट बोलते हैं। वो सारे लोन डिमांड लोन कहलाते हैं। और डिमांड लोन के अलावा जो सीसी के लोन होते हैं उसमें भी ये डीपी नोट लिया जाता है। अच्छा, सारे लोन में लगते हैं। सारे लोन में डीपी नोट लगते हैं सर। नहीं, सर सभी में लेते हैं लगभग।
नहीं, वो तो लेने को आप एक्स्ट्रा 10 ले लो, ठीक है, लेकिन लॉजिक और जो जेन्युइन मैं बात बता रहा हूँ वो उसमें है, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी लोन हमारे अगर डीपी नोट लगा हुआ है तो वो डिमांड लोन या सीसी के हो सकते हैं। अब डिमांड लोन खास कर से वो लोन होते हैं जिसमें बैंक अगर डिमांड करेगा तो आपको इफ एंड बट नहीं करनी है। और वो कौन से लोन होते हैं जहां इफ एंड बट नहीं कर पाते? जहां पे सिक्योरिटी बैंक के पास पहले से होल्ड होती है, ठीक। अब बात आई टर्म लोन की। टर्म लोन में क्या होता है? एग्रीड रिपेमेंट प्रोग्राम, एग्रीड रिपेमेंट प्रोग्राम। एग्रीड रिपेमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि अगर आपका EMI बेस्ड 240 मंथ के लिए आपको लोन दिया गया है तो बैंक को 20 ईयर तक वेट करना पड़ेगा फॉर लास्ट EMI। अब आपने क्या कर दिया? अपने अकाउंट को डिफॉल्ट कर दिया। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक को राइट होगा आपका लोन कंप्लीट जमा कराने का। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? एडवांसेस वाले बताओ। राइट टू सेट ऑफ कहते हैं सर। नहीं कॉल वो ऑफ तो सर, बहुत आगे बात है। कॉल ऑफ, राइट ऑफ हाँ कॉल सही ऑफ बताया सर, मीना राइट जी ऑफ ने, सही करना। बताया। इसको बोलते हैं अच्छा, रिकॉल, कॉल ऑफ करना या रिकॉल करना। और ये जो कॉल ऑफ होती है ये अक्सर लीगल नोटिस के थ्रू होती है। जब सरफेसी का नोटिस जाता है तो उसमें यही आता है कि भाई पूरा जमा कर दो, क्योंकि उसने क्या कर दिया? डिफॉल्ट। तो टर्म लोन, और टर्म लोन जो बेसिकली है या तो EMI से या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट से या ईयरली इंस्टॉलमेंट से फिक्स होता है। तो जो हम बोले ना इंस्टॉलमेंट्स, तो एग्रीड रिपेमेंट प्रोग्राम। अच्छा, एग्रीड रिपेमेंट प्रोग्राम का टेक्निकल नेम क्या है? रिपीट करना सर क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि जो रिपेमेंट प्रोग्राम बैंक देता है उस पूरे शेड्यूल को क्या बोलते हैं? डिस्बर्समेंट शेड्यूल नहीं, रिपेमेंट शेड्यूल सर। रिपेमेंट Repayment Tenure schedule तो है, मैंने लिख दिया tenure, है। tenure, tenure. टेन्योर तो Repayment- एग्रीड रिपेमेंट repayment का schedule। वो टर्म होती है। Installment. बिल्कुल, किसने दिया आंसर ये? Amortization schedule. नहीं, आंसर दिया किसने ये? मैंने तो नहीं दिया। हितेश चौहान, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सर आंसर क्या सर? मैं लिख रहा हूं भाई। एमोर, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है मर जाना, जिस दिन लोन पूरा मार दिया जाता है। मारने का मतलब पैसा मार लेना नहीं, खत्म कर देना, ठीक है। और एमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता है। नेशनलाइज बैंक में तो कोई कागज देने में बड़ा डर लगता है। प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होता है तो आपके घर में पूरा किट आता है। यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट बैंक ने इतना अच्छा प्रैक्टिस करा हुआ है, जो आप लोन डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उसका भी फोटो कॉपी आता है। और उसमें आपने 10 लाख का लोन किया है तो हर मंथ का उसमें ऐसा बैलेंस आता है, आपका हर मंथ का यहाँ पे बैलेंस आ रहा है ऐसे करके, और लास्ट में क्या है? 0। और यहाँ पे पूरा हर डेट, अगर आप टाइम से अपना पेमेंट करते रहते तो लास्ट में 0 हो जाएगा, और डिले करेंगे तो पेमेंट जाएगा इसमें, ठीक है। सर ये शेड्यूल हाँ। रिपोर्ट हम लोगों की भी निकलती है सर बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन बोरोवर हाँ। को देते नहीं है हम लोग। देते नहीं, आपको डर लगता है कि प्रैक्टिस में इसे नहीं पता है। न लग जाए। यस। आपको पता है कि कई सारे केस बैंक हार गया इस मामले में। वो बोरोवर कहता मुझे तो बताया नहीं क्या क्या देना है, कब देना है, ठीक है। और जबकि बैंक ने Yes, बोला sir. हुआ है, आप उसे एक रिसीव करा के भी रखें
हाँ हाँ सर। उसमें जो अरेंजमेंट लेटर देते हैं ना, उसको रिसीव कराना चाहिए। क्या दिक्कत है देने में? जब से कोई आरटीआई प्रॉब्लम नहीं आया सर। लोग, आरटीआई से इसीलिए तो लोग डरते हैं। अरे आप पहले से ही दे दो। ठीक, सर एक चलो। डिमांड लोन और टर्म लोन में एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हाँ डिमांड लोन जैसे प्रमोशनल एग्जाम में मैंने पढ़ा था सर, विच इज रिपेबल विद इन 36 मंथ इज कॉल्ड डिमांड लोन, एंड हाँ। रिपेमेंट पीरियड इज मोर देन 36 मंथ, दैट इज कॉल्ड टर्म लोन। अच्छा, मैं बताता हूँ। कार लोन 2 साल के लिए हो सकता है? हो सकता है सर। क्यों नहीं हो आप सकता? मैं साहब, मैं तो 2 साल में ही कर यस दो पूरा। यस सर, हो सकता है। तो यहाँ पे वो बात तो आपकी कट गई। ठीक। हाँ सर। और दूसरी बात जो है, अ, एक तरह से हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं कि कई सारे लोन्स जो होते हैं 1 ईयर वाले डिमांड लोन होते हैं, ठीक है। लेकिन आपका एफडी अगर 9 साल बचा हुआ है अभी, तो आप उसे डिमांड लोन लोगे, टर्म लोन लोगे? डिमांड लोन टर्म लोन, डिमांड लोन टर्म लोन, डिमांड टर्म लोन लोन। देंगे। और वो वाली बात भी खत्म हो गई कि 3 महीने वाली बात, 3 साल वाली बात। यस तो सर। ऐसा सच कुछ नहीं है। जिसमें बैंक के बस में ज्यादा कब्जा होता है वो डिमांड लोन देता है, ठीक है। यस सर। और एक चीज और है कि टर्म लोन में क्या है, टर्म लोन अगर दे रहा है तो टर्म लोन में पर्पज को एश्योर करता है। वो एश्योर का मतलब आपसे क्या मांगता है, बिल रिसीट वगैरह मार लेता है, ठीक है। लेकिन डिमांड लोन या सीसी और ओडी में आपसे क्या है, रिसीट नहीं मांगता है, केवल आपसे लिखवा देता है कि पर्पज बताओ। यहां पर्पज एश्योर भी कर रहा है। अब पर्पज क्या है, आप जब भी सीसीओडी की जब लिमिट का अपने बैंक में भेजते हैं ओडी के लिए, तो आप उसमें लिख देते हैं हाउस होल्ड, कुछ भी लिख देते हैं आप। लेकिन क्या आप वहां यस खर्च सर। करते हैं? उसमें आप लिखते हैं सीआईबी का कोर्स खरीदने के लिए पैसा लूंगा मैं, लेकिन ले लेते हैं। यस तो ये ऐसा कुछ चलता है, ठीक है। चलो आगे सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है? है। लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन सर। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वो तो अभी मैं टर्म लोन को डिफाइन करूंगा ना। शॉर्ट टर्म 1 ईयर सर। हाँ, शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल 1 ईयर होता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर लेना। ये होता है 3 to 5, ये टर्म लोन के केस में। हाँ, और 1 to 3, ठीक है। और यहां पर है मोर देन 5। जो इन्होंने एक बात बोली थी कि ऐसा जरूर है शायद कि लेस देन अगर 1 ईयर है तो वो शायद डिमांड लोन में ही आता है, लेस देन 1 ईयर में। और मेरा एक क्वेश्चन बीच में रह गया था कि बैंक ने टर्म लोन और डिमांड लोन का क्यों बाइफर्केशन किया है। इसलिए किया हुआ, सपोज कीजिए बैंक का इतना फंड है, इतना डिपॉजिट ले रखा है, ठीक है। अब ये डिपॉजिट कोई 1 ईयर में लेने आएगा, कोई 2 ईयर में लेने आएगा, कोई 3 ईयर में लेने आएगा, 4 ईयर में और 5 ईयर में लेने आएगा। सपोज कीजिए कि 2000 करोड़ रुपीस 1 ईयर में, 2000 करोड़ इधर, सब में 2 डाल देते हैं। तो जो बैंक के अपने डिपॉजिट होते हैं उनका जो मैच्योरिटी पीरियड रिमेनिंग होता है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल। रिमेनिंग पीरियड्स के हिसाब से बैंक अपनी पॉलिसी में अपने लोन्स को बांटता है। तो वो क्या करता है कि जो लोग 1 साल के अंदर लेने वाले हैं, तो इसीलिए जितने 1 साल वाले लोन देता है वो उसको प्रॉपरली क्या बोलता है, डिमांड लोन बोलता है। क्यों? जिससे उसको राइट रहता है, क्योंकि ये अगर आके खड़ा हो जाएगा आपसे पैसा लेने के लिए,
और आपने इसमें से क्या कर रखा, आपने 8,000 करोड़ के क्या दे रखे हैं, लोन्स बांट रखे हैं ना। तो लोन्स से पैसा नहीं आएगा तो इसकी मैच्योरिटी पे पैसा कहाँ से आएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है कि शॉर्ट पीरियड वाले डिमांड लोन दे रखे हैं कि भैया ये तो आना ही आना है। लॉन्ग पीरियड में क्या है, वो अरेंजमेंट कर लेगा, या तो डिपॉजिट मोबिलाइज कर लेगा या कहीं से पैसा उठा लेगा। ठीक है। अच्छा, एक आज की जो क्लास का एक लास्ट कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए। कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसको फर्दर कैसे बाइफरकेट करते हैं। सपोज कीजिए 20 लाख का प्रोजेक्ट है। इस 20 लाख के प्रोजेक्ट में कुछ तो होता है बैंक लोन, कुछ होती है सब्सिडी और कुछ होती है मार्जिन। इन सब में कौन सी चीज सबसे जरूरी है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। मार्जिन। मार्जिन। मार्जिन मार्जिन होता है, ठीक है। मैंने 30% मार्जिन कर दिया, 20% सब्सिडी कर दिया और रेस्ट जो है बैंक लोन कर दिया। आपने कहा सबसे इम्पोर्टेंट जो है मार्जिन होता है। आपकी ब्रांच में कोई एजुकेशन लोन लेने आ जाए और कैसा मुझे 3 लाख का एजुकेशन लोन दे दो, कोई आप मार्जिन उससे नहीं है मार्जिन सर, कितना लेंगे। नील मार्जिन सर। तो ये तो कह रहे हैं मार्जिन जरूरी है। हाँ, हम ही कह रहे थे मार्जिन जरूरी है। अच्छा, आप ही कह रहे थे। नहीं, ठीक है। अगर आपको बोरोवर की इंटेंशन चेक करनी है तो मार्जिन वास्तव में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो मार्जिन लगाएगा तो उसे डर रहेगा कि मेरा पैसा जाता है। लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जैसे एजुकेशन लोन, उसमें अप टू, ये आपको वैसे भी जनरल क्वेश्चन है, 4 लाख तक का कोई भी एजुकेशन लोन है नील मार्जिन पे चलता है। और आपने देखा होगा आजकल तो कार लोन भी 100% फंडिंग हो रहे हैं। ठीक है। तो ये बैंक के और स्कीम्स पे डिपेंड करता है उसने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ। ठीक। तो इस लोन के जो एग्जांपल लिया हमने, उसमें पहला लिया मैंने बैंक लोन, सब्सिडी और मार्जिन। ठीक। और ये जो सब्सिडी का क्राइटेरिया है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बैक एंड सब्सिडी, एक होता है फ्रंट एंड सब्सिडी। एक होता है बैक एंड और एक होता है फ्रंट एंड। ये बातें बहुत बेसिक चल रही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंफ्यूजन हमारा रहता है तो दूर हो जाए। फ्रंट एंड में क्या होता है, इमीडिएटली पेमेंट हो जाता है उसको, इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ लोन, इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ लोन हो जाता है। ठीक है। बैक एंड में क्या होता है कि उसको सब्सिडी तब मिलेगा क्लोजर ऑफ लोन, क्लोजर ऑफ लोन या लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड जब हम लोग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम पढ़ेंगे तो ये वाली पर्टिकुलर स्लाइड है बहुत काम आएगी उससे। ठीक है। और बैक एंड सब्सिडी में क्या होता है कि एफडी या करंट अकाउंट में ये बैलेंस रखा रहता है। ठीक है। और बैक एंड सब्सिडी में जो लोन डॉक्यूमेंट होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं लोन डॉक्यूमेंट। लोन डॉक्यूमेंट कितने अमाउंट का साइन होगा। लोन डॉक्यूमेंट जो है अगर बैक एंड सब्सिडी है तो बैक एंड सब्सिडी में वो होगा 14 लाख का, और फ्रंट एंड होगी तो वो होगा 10 लाख का। ठीक है। कोई डाउट है इतने में किसी को। सर। अच्छा, अब मार्जिन की बात आई। मार्जिन का भी लोन मिलता है।
बाय फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और ये जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होते हैं स्टेट या सेंट्रल के एजेंसीज होती हैं। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा बंदा काम करना चाहता 20 लाख का और वो एक भी पैसा ना लगाए, यानी 14 लाख तो दे दे उसको बैंक और 6 लाख दे दे उसे एजेंसी। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 9%, कुछ भी हो सकता है स्कीम के अकॉर्डिंग। तो उसे ये भी रिपे करना होता है, ये भी रिपे करना होता है। ठीक है, इसका रिपेमेंट प्रोग्राम अलग होता है, इसका रिपेमेंट प्रोग्राम अलग होता है। ये स्लाइड क्लियर है? ये एजेंसी कौन सा एजेंसी सर? एजेंसी मैंने बोला ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, जैसे उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वित्त विकास निगम। इंडस्ट्रियों को डेवलप करने के लिए सर स्टेट गवर्नमेंट के जो ये है ना फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये उनको दे देते हैं। नहीं, नॉट ओनली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, एलाइड भी हो सकता है, कुछ भी ठीक है, हाँ, आर्टिजन्स भी हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, पर्सनल और ये हाउसिंग ये सब तो नहीं हो सकता? नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। इसमें ऐसा हो सकता है जो स्लम वाले हैं ना, स्लम वाले लोन से, अगर मान लिया स्लम के लिए लोन आया, गवर्नमेंट ने निकाला, मान लिया स्लम एरिया के लिए लोन्स निकाला और उसने कहा सिर्फ 2 लाख रुपए देने, मान लिया, तो इस 2 लाख में हो सकता है कि 1.5 लाख बैंक दे दे और 50,000 जो है वो एजेंसी दे दे। एजेंसी में कौन हो सकता है? नेशनल हाउसिंग बोर्ड की कोई अप्रूव्ड एजेंसी हो सकती है या कोई एनबीएफसी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा स्कीम पर। सर एक बैक एंड और सुनिए सर, हाँ, वो बोलिए, बैक एंड बैक और फ्रंट सब्सिडी एक बार फिर से समझा दीजिए सर थोड़ा सा। बता देता हूँ। ये एसएलआर जो है स्कैवेंजर्स फॉर रिहेबिलिटेशन, एल का मैं बोल रहा हूँ, स्कैवेंजर्स लिबरलाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन, एसएलआर स्कीम होती है। उस स्कीम में क्या होता है, ये जो मार्जिन मनी है वो भी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, खासकर से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, किसी भी कास्ट के हैं, या विमेन के लिए, या डीआरआई स्कीम के लिए, या आपका एससी एसटी के लिए, वो वहां पे प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, बैक एंड सब्सिडी और फ्रंट एंड का फिर समझ लीजिए, यहीं पे समझाता हूँ। सर एक सब्सिडी अकाउंट भी खोल रखता है ना सर, बोलता है ना सर सब्सिडी अकाउंट एक? हाँ, वही बता रहा हूँ, बैक एंड सब्सिडी में वही होता है। जैसे अभी हम पीछे एग्जांपल दे रखे थे, 6 लाख का 4 लाख का सब्सिडी है ना, तो 4 लाख का सब्सिडी जो है डीआरडीए से आएगा, और डीआरडीए क्या करेगा, 4 लाख रुपए देगा और बैंक उसका या तो करंट अकाउंट में रखेगा या एफडी बना देगा। अब जो लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट में जो उसका बैलेंस चलेगा वो चलेगा 14 लाख। तो 14 लाख यहाँ बैलेंस चल रहा है। अब उसने कुछ पैसा जमा कर दिया, 2000 रुपीज समथिंग, फिर उसने 8000 करा, वो अपना ईएमआई देते जा रहा। लेकिन इस 14 लाख में से उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो केवल 10 लाख पे लगेगा, इंटरेस्ट ऑन 10 लाख ओनली। क्यों? क्योंकि 4 लाख तो बैंक ने अपने पास सब्सिडी में रखा हुआ। और आफ्टर लॉक इन पीरियड, अगर लॉक इन पीरियड 3 ईयर है, तो ये 4 लाख इसमें क्रेडिट हो जाएंगे। अगर उसने इतने टाइम तक वो किया तो वो जो अकाउंट उसका अच्छा चला तो 4 लाख क्रेडिट हो, तो उसका अचानक बैलेंस कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा।
PMEGP में ऐसा ही होता है ना सर? हाँ, जितने गवर्नमेंट स्कीम है अधिकतर में ऐसा होता है। सर इसमें डॉक्यूमेंट साइन के लिए अपने कुछ बता रहे थे कि जैसे 14 डॉक्यूमेंट के लिए, हाँ ये इधर देखिए, तो यहाँ पर 3 ईयर के बाद उसका यहाँ बैलेंस मान लिया यहाँ पे 9 लाख रह गया था, तो 9 लाख में से 4 लाख क्रेडिट आ गया, तो अब उसका अचानक बैलेंस कितना होगा? 5 लाख रह गया। आगे रिपेमेंट पूरा कर देगा तो उसको चलेगा। बैक एंड सब्सिडी में उसको इमीडिएटली सब्सिडी नहीं दी जाती है, अच्छा काम करेगा तो ही दी जाएगी। फ्रंट एंड में इमीडिएट सब्सिडी दी जाती है उसको। फ्रंट एंड के एग्जांपल की बात करें, अगर उसे 4 लाख का लोन हुआ है और इसमें 1 लाख की सब्सिडी है मानिए, तो सीधे सीधे 1 लाख कम हो जाएगा उसमें से, यानी लोन जो होगा वो सीधे सीधे सिर्फ 3 लाख का होगा, उसको 3 लाख का ही होगा। ठीक, अच्छा, और इन्होंने पूछा था अभी डॉक्यूमेंट की बात पूछ रहे थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। बैकएंड सब्सिडी में जो लोन डॉक्यूमेंट होता है उसमें सब्सिडी वाला अमाउंट जुड़ा रहता है कि अगर बैंक वो सब्सिडी नहीं आया तो पूरा 14 लाख बोरोवर से रिकवर करेंगे। फ्रंट एंड सब्सिडी में सब्सिडी वाला अमाउंट छोड़ दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो बैंक ने फंडिंग करी है उसको लिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट जब भरा जाएगा बैक एंड सब्सिडी में ये माना जाएगा उसे 14 लाख का लोन लिया, भले ही 4 लाख उसे गवर्नमेंट से मिल सकते हैं, अगर सही से अकाउंट ऑपरेट नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा है नहीं सर। नहीं, कौन कर नहीं है? आप जो PMEGP का डॉक्यूमेंट उठा के देखना। सर हम लोग पूरा तो कर लेते हैं। अब वो जो कर देते हैं, तो इसीलिए तो मैंने कहा ये क्लास जो है बहुत बारीक बारीक चीजें बताएगा आपको, है ना सर? सर ये बैक एंड में जब 10 लाख लोन है इंडिविजुअल का, 4 लाख सब्सिडी है, ठीक है सर? जैसा ये 10 लाख लोन जैसा वो पे करते 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 जैसा 4 लाख आ जाएगा, वो सब्सिडी उठा के इसमें डेबिट करके इधर क्रेडिट करके क्लोज कर सकता है सर? लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें 3 साल जरूर चलना चाहिए। हाँ, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स। हाँ, क्योंकि वो पता लगा, ऐसा भी तो कर सकते हैं आप भी, क्या करें यहाँ पे 14 लाख का लोन ले और 10 लाख लेके जमा कर दें और 4 वहां से आ जाए, तो उसमें क्या है, बिजनेस भी तो रन होना चाहिए। इस वर्ड को क्या बोलते हैं पता है? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी यानी सस्टेनेबल भी होना चाहिए वो जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उससे कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। ये बैक एंड सब्सिडी आया ही इसलिए, पहले सब फ्रंट एंड होता था, लोग सब्सिडी खा जाते थे, उसको भूल जाते थे बैंक को। सही सर, सही बात है, सही बात है। अच्छा, जो नॉन फंड बेस्ड आइटम होते हैं उनको एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? कंटीजेंटी लायबिलिटीज को। बिल्कुल ठीक, ऑन बैलेंस शीट, ऑफ जानते बैलेंस हैं? शीट, ऑन बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट। हाँ बिल्कुल ठीक, जिसको बोलते हैं फंड बेस्ड को ऑन बैलेंस शीट। ऑन बैलेंस शीट का मतलब जिसमें डेबिट वो आपका एसेट लायबिलिटी दिखता है, इसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट। एक्सपोजर। और इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। कंटिंजेंट का मतलब जो आज तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में कभी भी खड़ी हो सकती है, और इसमें बोलते हैं इन्वोक होने को। जिस समय वो काउंटर पार्टी फेलियर हो जाएगी, अपना प्रॉमिस नहीं वो कर पाएगी, तो वहां क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू।